हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी जनरल स्टडीज़ के हम रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हैं। आज जो टेस्ट कर रहे हैं हम, ये एनवायरनमेंट स्पेशल पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आप नीचे जो चैनल का नेम लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये जो एनवायरनमेंट स्पेशल 2 टेस्ट हैं, इन दोनों टेस्ट को करने के बाद आपको और कुछ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ये दोनों से आपका पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इनको बार बार कीजिए ताकि आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं, एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश की है। आप इनको जितना अच्छे से रिवाइज करेंगे ये आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। अभी बहुत सारे फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उस पर हम ज़रूर उसको सॉर्ट आउट करेंगे। जनरल स्टडीज़ के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑप्शनल के लिए भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण की रक्षा एवं देश में अच्छे जीवन को बढ़ावा देने के लिए किस सामाजिक आंदोलन की शुरुआत की गई है? ये जो अच्छे जीवन को बढ़ावा देने के लिए जो सामाजिक आंदोलन की शुरुआत हुई है वो हुई है विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पे 5 जून 2020 को नगर वन उद्यान अभियान की। नगर वन उद्यान अभियान की शुरुआत हुई है 5 जून 2020 को। इसी दिन 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी आता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत द्वारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब स्वीकार किया गया था? भारत ने, देखिए, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये एक्चुअल में है क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन संरक्षण का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कहाँ पे हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? ये हुआ था कनाडा में। कनाडा में हुआ है 1987 में। 16 सितंबर 1987 को कनाडा में ओजोन संरक्षण का ये प्रथम सम्मेलन हुआ था। इसी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। और भारत ने इसको स्वीकार किया है 17 दिसंबर 1994 को। जो ये वाला ऑप्शन है डी, 22 अप्रैल 1992, ये रियो सम्मेलन हुआ था इस दिन। और जो ये है 5 जून 1972, ये एसोसिएटेड है विथ स्टॉकहोम सम्मेलन। तो आपको ध्यान रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 17 दिसंबर 1994, कनाडा। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज प्रोटोकॉल, ये कन्वेंशन है, कॉन्फ्रेंस नहीं है, कन्वेंशन है। प्रोटोकॉल कब अस्तित्व में आया? ये अस्तित्व में आया है 1992 में। देखिए 22 अप्रैल ये रियो डी जेनेरियो में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये इससे एसोसिएटेड भी है, जिसका मैंने टेस्ट फर्स्ट में बताया है एजेंडा 21। निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ है, कब हुआ है? ये चिपको आंदोलन हुआ है, एक रैनी विलेज है, रैनी गांव, रैनी ये विलेज है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है ये। यहाँ पे हुआ है चिपको आंदोलन 26 मार्च 1974 को। और इस आंदोलन को लीड किया था किसने? गोरा देवी ने। गोरा देवी के नेतृत्व में हुआ था ये।
सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद इस आंदोलन से एसोसिएटेड हैं। जो पी हेगड़े हैं वो चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है? ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जो है ये कनाडा में हुआ है, वैंकूवर कनाडा में। ये 1971 को हुआ है वैंकूवर कनाडा में, ग्रीन पीस। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये जो ग्रीन पीस है इसका मुख्यालय है नीदरलैंड में। नीदरलैंड में कौन सी जगह है? एम्स्टर्डम में। ये आप चाहें तो कहीं नोट कर सकते हैं, ग्रीन पीस, नीदरलैंड, एम्स्टर्डम। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ पे अवस्थित है? देखिए इसकी स्थापना हुई है नीरी की 1958 में। कहाँ पे? नागपुर में। नागपुर में इसकी स्थापना हुई थी। इसका सी करेक्ट आंसर होगा। और ये नीरी कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आता है। विश्व वन्य जीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका प्रतीक क्या कौन सा है इनमें से? देखिए ये जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है ये एक गैर सरकारी संगठन है। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी जो स्थापना है वो 1961 में हुई थी। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसका जो प्रतीक है वो ज्वाइंट पांडा है। निम्नलिखित में से IUCN, मैं फुल लेंथ टेस्ट में भी आपको कई बार कह चुका हूं कि ये IUCN के बारे में थोड़ा सा जरूर हमें पता होना चाहिए। IUCN के प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन से हैं? इनमें से IUCN का काम क्या होता है? ये जो प्रकृति संरक्षण के लिए बनाया एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। IUCN की स्थापना कब हुई है? 1948 में हुई है। ये स्विट्जरलैंड में है इसका, ये आपको ध्यान रखना है। और ये एक रेड डाटा बुक है इसकी, उसके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। अब तक कितने रेड डाटा बुक जारी कर चुका है ये IUCN, और पहली बार कब रेड डाटा बुक इसने इशू की थी? जो फर्स्ट टाइम रेड डाटा बुक इशू की थी वो फर्स्ट टाइम की थी 1964 में, पहली रेड डाटा बुक। अब तक है जो ये 5 रेड डाटा बुक जारी कर चुका है IUCN। इस क्वेश्चन के जो प्राथमिकता वाले एरियाज हैं ये सभी सही हैं। ये पांचों ही इसके प्रायोरिटीज वाले एरिया हैं। ये जो रेड डाटा बुक 5 अभी तक ये जारी कर चुका है वो स्तनधारी, पक्षी, मछली, मरुस्थलीय उभयचर और जो प्राकृतिक वनस्पति है, ये 5 हैं। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अर्नस्ट हैक्कल ने किया था। ये 1869 में किया था। A.G. टांसले ने पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग किया था, शब्द का नहीं। पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों में ऊर्जा स्थानांतरण का नियम क्या कहलाता है? देखिए ये जो ऊर्जा स्थानांतरण का नियम है ये 10% नियम कहलाता है। ये 10% इसलिए होता है कि देखिए उत्पादक, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन थर्ड टर्शरी,
अब आप देखेंगे तो ये फर्स्ट एक, देन 10, देन 100, ये रेशियो रहता है इसमें। 10% का नियम है, और ये 10% का नियम किसने दिया है? लिंडमैन ने। लिंडमैन का नियम है ये 10% का जो नियम है। निम्नलिखित में से प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। प्राथमिक उपभोक्ता इनमें से जो है, खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता है, भेड़िया है ये द्वितीयक उपभोक्ता है। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? देखिए, जो हमेशा जो सदैव सीधा पिरामिड होता है वो ऊर्जा पिरामिड होता है। संख्या पिरामिड जो होता है ये सीधा भी होता है, उल्टा भी होता है। सीधा बायोमास जो पिरामिड है, बायोमास पिरामिड है, ये भी सीधा और उल्टा होता है। देखिए, सीधा का मतलब क्या है? जैसे घास के मैदान हैं, तालाब हैं, ये एक सीधा पिरामिड बोला जाता है इनको। और जैसे फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट है, उनको उल्टा बोला जाता है। ये आपको पता होगा शायद। मनुष्य का श्रव्य परास है ये 20,000 हर्ट्ज, जिसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से प्राथमिक प्रदूषक का सही युग्म, जो प्राथमिक प्रदूषक है उसका सही युग्म क्या है? इसका प्लास्टिक और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका ये सही पेयर है। प्राथमिक की बात हो रही है। ओजोन है जो सेकेंडरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राथमिक है, DDT वगैरह अमोनिया ये सेकेंडरी में आते हैं। एजेंडा 21, ये हमने अभी डिस्कस किया। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ये रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 से है, जो 22 अप्रैल 1992 को हुआ था। और एजेंडा 21 क्या है? एक सतत विकास से संबंधित है एजेंडा ये। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई जहां तक जैवमंडल होने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। देखिए, पृथ्वी की जो अधिकतम ऊंचाई जहां पे जैवमंडल हो सकता है वो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये 30 किलोमीटर तक संभावना व्यक्त की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? मैंने आपको टेस्ट फर्स्ट में बताया जैविक और अजैविक घटक कौन से होते हैं, तो पहले आप उसको देख सकते हैं जाके, थोड़ा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जो जैविक घटक होते हैं वो सजीव जगत से रिलेटेड होते हैं, जैसे उपभोक्ता है, उत्पादक है, उपभोक्ता, ये जैविक घटक होते हैं। और जो अजैविक घटक हैं वो जैसे प्रकाश है, मिट्टी है, जल है, वायु है, ये सब अजैविक घटक होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सब जैविक घटक हैं, अजैविक घटक हैं। उत्पादक ये जैविक घटक है। इसका आंसर होगा डी, क्योंकि ये पूछ रहा है अजैविक घटक नहीं है। ये उत्पादक जैविक घटक होता है। उत्पादक और उपभोक्ता दोनों जैविक घटक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में देखिए क्या होता है, प्रकाश से संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के रिएक्शन के बाद नेचुरल जो वनस्पति है वो, एंड देन उसके बाद उत्पादक, ये एक चैन होती है इसकी। तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? उत्पादक। निम्नलिखित में कौन सा एक उत्पादक है? प्लवक ये एक उत्पादक है। कवक अपघटक होता है? नहीं, ये दूसरा देख लिया हमने क्वेश्चन 19, ठीक है।
जो बकरी है ये प्राथमिक उपभोक्ता होती है। सांप है ये द्वितीयक उपभोक्ता होता है। बड़ी शार्क ये भी सेकेंडरी में ही है। जो पलवक है ये एक नेचुरल उत्पादक होता है, बाकी सब कंज्यूमर है। निम्नलिखित में कौन सा एक उपभोक्ता नहीं है? इनमें से उपभोक्ता नहीं है, ये थोड़ा उपभोक्ता नहीं, उत्पादक, उत्पादक नहीं है। इनमें से कौन सा एक उत्पादक नहीं है? इसका आंसर होगा कवक। ये उत्पादक नहीं है, ये अपघटक है। बाकी शैवाल, पादप, पलवक, हरे पौधे ये उत्पादक होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता का सही युग्म है? जो प्राथमिक उपभोक्ता है उस देखिए, ये तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये उत्पादक है, ये सब उत्पादक है। ये बकरी, खरगोश, ऊंट ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ये द्वितीयक उपभोक्ता है, और ये शीर्ष के तृतीयक उपभोक्ता है मांसाहारी। ये द्वितीयक उपभोक्ता भी मांसाहारी है। प्राथमिक उपभोक्ता ये शाकाहारी है। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण का नियम क्या कहलाता है? ये हमने अभी डिस्कस किया, 10% का लॉ। जैवमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए, जैवमंडल में जो ऊर्जा का फ्लो होता है वो बहुदिशीय होता है, ये सही नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। जैवमंडल में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में होता है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिक शब्द हम दो डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर होगा A.G. टांसले, ऑर्थर जॉर्ज टांसले। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 1935 में किया था इन्होंने। डार्विन को आप सभी जानते हैं, जीवों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया था वो डार्विन ने दिया था। एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में आहार तथा ऊर्जा का श्रृंखलाबद्ध स्थानांतरण क्या कहलाता है? आहार और ऊर्जा का एक जो श्रृंखलाबद्ध स्थानांतरण है उसको खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, जबकि जो खाद्य जाल है वो एक से अधिक खाद्य श्रृंखला को बोला जाता है। एक से अधिक खाद्य श्रृंखला को खाद्य जाल बोलते हैं। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता मीन्स शाकाहारी, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट, ये शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता जो नॉन वेज वगैरह है वो द्वितीयक उपभोक्ता, मांस, मछली वगैरह। परिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? जो परिस्थितिकी निकाय है उसमें ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषण का गैसीय चक्र नहीं है? जो पोषण का गैसीय चक्र है वो दो तरह का होता है। एक होता है गैसीय चक्र, एक अवसादी चक्र। गैसीय चक्र में जैसे कार्बन है, अवसादी चक्र में गैसीय है। सल्फर चक्र है, सल्फर चक्र नहीं है, सल्फर चक्र नहीं है, सल्फर चक्र नहीं है, नहीं है, नहीं है। पर्यावरणीय प्रदूषकों सही ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड और सल्फाइड और सल्फाइड और सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड।
हाल ही में ताजमहल की मौलिक सौंदर्यता का ह्रास हो रहा है, इसके लिए उत्तरदायी रासायनिक संगठन कौन सा है? इसके लिए जो उत्तरदायी रासायनिक संगठन है ये सल्फर डाइऑक्साइड है। और ये क्यों हो रहा है ताजमहल का? इसके लिए रेस्पॉन्सिबल किसी हद तक जो मथुरा रिफाइनरी है उसको बताया गया है, मथुरा रिफाइनरी को। ताजमहल की मौलिक सौंदर्यता का ह्रास हो रहा है, इसके लिए क्या कौन सा जिम्मेदार है? रासायनिक उर्वरक सल्फर डाइऑक्साइड। और काफी हद तक इसके लिए मथुरा रिफाइनरी को भी रेस्पॉन्सिबल माना है। निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा की समस्या के समाधान की रणनीति में शामिल नहीं है। जो अम्लीय वर्षा है उसकी समस्या के समाधान में जो शामिल नहीं है वो होगा पेट्रोलियम शोधशाला का विकास, ये इसके साथ शामिल नहीं है। ओजोन छिद्र से तात्पर्य है, ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? ओजोन छिद्र जो ओजोन की परत है उसकी मोटाई की कमी, इससे रिलेटेड है, इससे ये तात्पर्य है ओजोन क्षरण या छिद्र से। देखिए ओजोन परत की जो मोटाई है उसको कैसे मेजर किया जाता है? ओजोन परत की जो मोटाई है उसके मापने का जो यंत्र आता है उस यंत्र को बोला जाता है डाब्सन। डाब्सन बोला जाता है उसको। डाब्सन से ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। और पहली बार ये ओजोन परत की मोटाई में कमी हो रही है ये कब पता चला? ये पता चला अंटार्कटिका में 1985 में, तब से ये इसका मेजरमेंट शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से ओजोन छिद्र की घटना के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी प्रदूषक क्या है? ओजोन छिद्र की घटना के लिए जो सर्वाधिक उत्तरदायी है इनमें से वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो व्यापारिक नाम है वो क्या होता है? फ्रेऑन। फ्रेऑन इसका व्यापारिक नाम होता है। निम्नलिखित में से जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसों का सही युग्म है। जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज रेस्पॉन्सिबल हैं? ये इनका जो क्रम होगा नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं वो कौन सी होती है? सबसे जो मेन है वो CO2 है, देन मीथेन है, देन ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये जिसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। इसको नाइट्रस ऑक्साइड को जो वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स है, ओजोन है, ये ग्रीन हाउस गैस होती है। हरित गृह प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, हरित गृह प्रभाव जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी क्रिया नहीं है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल नहीं है वो इनमें से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसका ग्लोबल वार्मिंग से के लिए उत्तरदायी नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा अवयव जलवायु परिवर्तन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है? जलवायु परिवर्तन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल नहीं है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? अम्लीय वर्षा के लिए। जो अम्लीय वर्षा है उसके लिए सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार उत्तरदायी है। पर्यावरण अवनयन रोकने का सर्वाधिक वांछनीय उपाय कौन सा है? जो पर्यावरण अवनयन है उसको रोकने का है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण लगाना। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनके उत्सर्जन पर नियंत्रण लगाना ये सबसे वांछनीय उपाय है।
निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय प्रसार का संबंध ओजोन क्षरण संरक्षण से नहीं है? ओजोन क्षरण संरक्षण से नहीं है, वो है क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्योटो प्रोटोकॉल है, इसका जो कार्बन उत्सर्जन में कमी है उससे है, बाकी सब ओजोन संरक्षण से रिलेटेड है। ये कार्बन उत्सर्जन में कमी से रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से असुमेलित युग में मिसमैचिंग कौन सा है? विश्व ओजोन दिवस 15 सितंबर, ये 16 सितंबर है एक्चुअली, 16 सितंबर ये सही है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ये मैच कर रहा है। विश्व वानिकी दिवस 22 मार्च, ये 21 मार्च को होता है। विश्व जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई को, ये सही नहीं है, ये 21 मार्च को होता है। ये आपके एनवायरनमेंट पार्ट 2 था। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको इनको रिवाइज करना चाहिए। रीड रिवाइज अगेन एंड अगेन जब भी आपको टाइम मिले फ्री टाइम में। ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।